डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स? ये फर्स्ट रो है, जैसे A21, A22, A23, ठीक है, एंड लास्ट इज AN1, AN2, AN3, ANN। तो अब इसमें डायगोनल कौन सा होता है बेटे? A11, A22, A33। ठीक है, लाइन along which these elements A11, A22, so on, ANN lies is called diagonal। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। उस दिन जल्दी में हमने ये नहीं लिखा था। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अगर हमारे पास मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो क्या उसका डायगोनल होता है? नो मैम। हाँ, तो ये याद रखने कि उसका नहीं होता। और ये A11, A22 ये क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड डायगोनल डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट। मैम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 एक बार आप देख लीजिएगा। हाँ, अभी करवा दो। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लें हम। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गई थी? यस मैम। A matrix is a diagonal matrix if Aij equal to 0 when I is not equal to j. So square matrix and all non-diagonal elements should be 0. स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। इसके बाद इसमें आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल होते हैं। राइट, वेरी गुड। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है मैम? आइडेंटिटी यूनिट वाला। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स एक ही बात है। अगर ये आइडेंटिटी तब होगा जब सारे जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होंगे। हाँ, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, और अगर हम इसमें I3 लिखते हैं इसका क्या मतलब है? I3 का मतलब I3 मतलब आई तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। हाँ, I3 का मतलब अगर 3 लिखा है साथ में तो क्या मतलब हुआ? मैम पता नहीं। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ओके अगर मैम। कहीं पर I2 लिखा आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका ऑर्डर 2 × 2 होगा। ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स है जो हमें आना चाहिए। ओके, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन इस फॉर्म में भी आनी चाहिए। AII इक्वल टू 1 and Aij equal to 0 if I is not equal to j। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये दो कंडीशंस है। इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें AII 1 होगा और AIJ 0 होगा। ठीक है, और 0 मैट्रिक्स हमने डिस्कस कर लिया था। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यू कैन हैंडल ना, नो प्रॉब्लम। तो नाउ यू आर सीइंग क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे जो तुम्हें चाहिए। Why to write everything? It says the number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1। तो each entry जो है वो या तो 0 होनी चाहिए या 1 होना चाहिए, दो चॉइसेस है। एंड ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3। अगर 3 by 3 की मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? मैम 3 की 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स होते हैं। अब ये हमारे पास A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 A23 है, और फिर A31 है, A32 है, A3। ठीक है, 9 एलिमेंट। और ईच एलिमेंट जो है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। जैसे A11 है, ये या तो 0 है या 1 है। तो दिस A11 आई कैन फिल इन 2 ways, इधर 0 और 1।
इसी तरह से दिस A12 आई कैन फिल इन 2 वेज, तो इसके लिए भी 2 चॉइसेस है. And A13 I can fill in 2 ways. So for each place I have 2 choices. Okay. So the number of ways in which we can write a matrix of order 3 by 3 will be, पहले के लिए 2, and आ रहा है ना, जब भी and आता है into होगा, and A12 के लिए भी 2, and A13 के लिए भी 2, and so on. तो ये A33 लास्ट बनता है, तो इसके लिए भी 2. तो ये 2 यहाँ पर कितनी बार आएगा, जितने एलिमेंट्स हैं. तो 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 टाइम्स हो गई. तो इसका आंसर क्या हो गया, 512. हाँ, 2 to the power 9, तो 5. ठीक है, ये समझ आ गया. यस मैम. अब मान लो इसमें एग्जामिनर विद ईच एंट्री 0 1 ना देके ईच एंट्री x y और z ऐसे दे देते हैं. तो अब कितने बनेंगे, अब कितनी मैट्रिसेस बनेंगी. अगर हमारे पास ईच एंट्री x हो सकता है, y हो सकता है या z हो सकता है. मैम तब x की पावर जो ऑर्डर होगा और एलिमेंट्स होंगे उसका रेज टू द पावर होगा. फर्स्ट प्लेस पे A11 के लिए कितनी चॉइसेस हैं. A11 के लिए हमारे पास हमें सेम क्वेश्चन में पॉसिबल मैट्रिसेस, मान लो मैं ऐसे लिखती हूँ क्वेश्चन, फाइंड पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, मैं चेंज ही कर देती हूँ, 2 by 3 कर दिया मैंने, ऑफ ऑर्डर 2 by 3. ठीक है, विद ईच एंट्री x y और z. हर एक एंट्री जो है वो या तो x होगी या y होगी या z, और पॉसिबल ऑर्डर 2 by 3. तो जो A11 फर्स्ट एंट्री होगी उसके लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास. मैम 6 चॉइसेस. A11 के लिए कौन सी 6 चॉइसेस है. नो मैम सॉरी, x A11 के लिए x चॉइसेस है. x चॉइसेस को ईच एंट्री x, ईच एंट्री की जगह पे या तो x आएगा या y आएगा या z आएगा. विद ईच एंट्री 2 3 और 5. अब बोलो मैम 2 मतलब 2 आएगा, 3 आएगा या 5 भी आएगा. हाँ, तो A11 के लिए कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइसेस या 2 चॉइसेस. 2 चॉइसेस कैसे होगी बेटा, 2 तो नंबर है कि या तो हम वहां पे नंबर 2 लिख सकते हैं या नंबर 3 लिख. 6 चॉइसेस हो जाएंगे. A11 के लिए 6 चॉइसेस. यस मैम. A11 वाले जो प्लेस है, ये जो फर्स्ट प्लेस है, इसके ऊपर कितनी चॉइसेस है, या क्या क्या लिख सकते हो तुम. मैम A11, हाँ, A11 के प्लेस पे मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, जैसे ऊपर मेरे पास 0 और 1 था. मैम 2 3 या 5. 2 3 या 5, तो कितनी चॉइसेस हुई A11 के लिए. 3 चॉइसेस. 3 चॉइसेस, तो 3 वेज हो गए ना A11 के लिए. यस मैम. इसी तरह से A12 के लिए कितने वेज होंगे, 3 वेज हो गए. तो टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, ऐसे x. 6. तो लास्ट एलिमेंट A23 आएगा. ठीक है ना. तो A13 के लिए भी 3 वेज, इस तरह से A21 के लिए भी 3 वेज, और A22 के लिए भी, और A23 के लिए भी, सबके लिए 3 वेज है. तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी बनेगी, 3 into 3 into 3 so on up to 3, 6 टाइम्स, क्योंकि 6 एलिमेंट्स है इसमें. तो इट विल बी 3 to the power 6. ठीक है, समझ में आ गई बात. यस मैम. तो अब वहां पर 2 3 5 लिखा हो या XYZ लिखा हो, बात बराबर है.
जो फर्स्ट एंट्री है, चॉइस के बेस पे क्वेश्चन करना है। हाँ 3 चॉइसेस हैं, वो 3 चॉइसेस नंबर भी हो सकते हैं, वो 3 चॉइसेस एक्स वाई जेड भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखती तो भी आंसर यही आता 3 to the power। ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस of order 3 by 3, चलो ले लो, of order 3 by 3 with diagonal elements with diagonal elements 2, 7, 4। अब डायगोनल मैट्रिसेस कितनी बनेंगी ऑफ ऑर्डर 3 by 3? डायगोनल एलिमेंट्स में 2, 7 या 4 आ सकता है। यस मैम। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस है मैम? 3 चॉइसेस है। 3 चॉइसेस है, ठीक है, 3 चॉइसेस। अच्छा, और अब इसके लिए यहाँ वाले एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस है? मैम 3। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? मैम 0। तो कितनी चॉइसेस हुई? कितनी चॉइसेस हुई इस एलिमेंट के लिए, A12 के लिए? मैम 0 चॉइसेस। 0 चॉइसेस या 1 चॉइस? मैम 1 कैसे होगा? जैसे ये 0 और 1 था तो हमने 0 चॉइसेस कहा था या इसको 2 चॉइसेस कहा था? 2 चॉइसेस का था। तो फिर खाली 0 होगा तो कितनी 2 चॉइसेस होंगी? तो फिर 1 नहीं। हाँ 1 चॉइस हुई ना, सिर्फ 0 आ सकता है बस, और कुछ नहीं आ सकता, तो सिंगल चॉइस हो गई ना। यस मैम। अब A13 वहां के लिए, यहाँ के लिए यहाँ के भी 1 चॉइस। 1 चॉइस। अब इसके लिए A21 के लिए 1। तो ये ऐसे चलता रहेगा। A22 के लिए A22 के लिए मैम 3। 3 चॉइसेस, फिर इसी तरह से 1 1 1 चलता रहेगा, और यस मैम। लास्ट वाला पे 3 चॉइसेस हो गई। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 27। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि ये वाली एंट्रीज फिक्स है, 0 0 ये फिक्स है। तो ये जो 3 एंट्रीज है सिर्फ इसके लिए चॉइसेस हैं, और 3 चॉइसेस हमें दे रखी है। ठीक है, समझ आ गई बात? यस मैम। तुम्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है? नो मैम, वो अभी नहीं किया था मैंने, अच्छा हल्का सा ठीक है, ठीक रिवीजन किया ठीक था है, नहीं तो। मैंने जो तुम्हें पेपर में क्वेश्चन दिया था ना, वो भी इसी तरह का दिया था। जैसे यहाँ मैंने डायगोनल मैट्रिक्स लिखा है, वहां पर लिखा था सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसलिए पूछ गई। तो जब मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कराऊंगी तो मुझे याद दिला देना, ऐसा वाला क्वेश्चन वहां भी करते हैं। ओके, अब और बताओ। मैम बट मैंने क्लास में किया था। किया था वो स्क्यू सिमेट्रिक वाला? यस मैम, उस टाइम थी मैं क्लास में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब नेक्स्ट है इसमें ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आता है? नो मैम। मैम पता तो है क्या करना है, लेकिन जैसे आप एक बार क्वेश्चंस देकर पूछ लीजिए कि वो मुझे ढंग से आता है कि नहीं। ठीक है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस
can be added only if they are of the same order. ठीक है, दो मैट्रिसेस को तभी ऐड कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं हो तो हम उन मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं टू मैट्रिसेस आर कंपैटिबल फॉर एडिशन इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। कैन बी एडिड के लिए टेक्निकली हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कंपैटिबल फॉर एडिशन। तो ये बात याद रखनी। ठीक है, अगर कहीं पर भी a जो है m/n दे रखा है प्लस b जो है वो कुछ p/q दे रखा है और यहाँ पर मैट्रिक्स C आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि m और p जो है वो इक्वल होंगे और n और p सेम होंगे दोनों की। ये चीज का ध्यान। ठीक है, इस बात को माइंड में रखना। Two matrices are compatible for addition if they are of the same order. Right? यहीं पे लिख देती हूँ मैं ब्रैकेट में, can be added, तो क्या लिखते हैं, compatible for addition. If they are of the, only if they are of the same order. तो इसके ऊपर भी पेपर में छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि एक a m/n दे दिया और b जो है वो 2/3 दे दिया और यहाँ पर दे दिया c जो है m/n दे दिया और अब तुमसे पूछा जाए व्हाट इज m इक्वल टू n इक्वल टू। ठीक है, तो m और n किस पे इक्वल होगा, m is equal to 2 and n is equal to 3. ठीक है, तो ये सिंपल सी बात सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करनी है, चाहे एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो दोनों में सेम रूल। अब हम ऐड कैसे करते हैं, we add two matrices by adding their corresponding elements। जैसे हमारे पास 3 1 1 2 -1 -4 है और अब हमें इसको ऐड करना है 7 -3 5 -2 -6 9। सपोज यू वांट, तो सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे, इसका ऑर्डर 2/3 और उसका भी 2/3 है, so they can be added। और when we add two matrices we get a matrix of the same order। yes, तो ये C मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा सेम ही होगा। अगर हमारे पास A मैट्रिक्स m/n है और B मैट्रिक्स m/n है तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो C मैट्रिक्स विल बी m/n, सेम ऑर्डर। ठीक है, तो अब जब हमने इन दोनों को ऐड करना है तो हमारे पास आंसर में 2/3 मैट्रिक्स ही आनी चाहिए। So when we add elements at the corresponding position। जैसे ये A11 है, ये इसका कुछ B1, तो दोनों को 3 + 7 करेंगे, क्या आ गया 10। 4 - 3, 4 और -3 को ऐड करेंगे तो 1 1 + 5 -4 1 + 1 + 5 6 2 - 2 2 - 2 is equal to 4 0 -1 - 6 -1 - 6 is equal to 7 -7 और -4 + 9 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी हम ऐड करेंगे दो मैट्रिसेस को we will get a matrix of the same order। Both the matrices should be of the same order and we add them by adding their corresponding elements। तो अगर हमारे पास A इक्वल टू Aij m/n दे रखी है एंड B इक्वल टू
Bij, ऑर्डर तो सेम ही लेना है, m by n दे रखी है। तो जब हम ऐड करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, a का जो ijth एलिमेंट है, ये इसका मतलब वो बड़ी वाली मैट्रिक्स जो हमने उस दिन बनाई, और इसका भी मतलब वो बड़ी वाली m by n मैट्रिक्स है ना। तो जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो इसका ijth एलिमेंट इसके ijth एलिमेंट में ऐड हो जाएगा। ये तुम्हें मैंने बताया था ना, ये नोटेशन है बड़ी मैट्रिक्स। यस मैम। तो दिस इज aij प्लस bij और फिर ऑर्डर m into n। तो ये मैथमेटिकल वे हो गया लिखने। ठीक है, फिर इसमें आ जाती हैं प्रॉपर्टीज एडिशन। प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन प्लस। एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसको कैसे कहेंगे, एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसी तरह से सेकेंड प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मतलब पहले ए बी को ऐड कर दो फिर सी ऐड कर दो, या पहले बी सी को ऐड कर दो फिर ए ऐड कर दो, तो आंसर सेम है। मतलब एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है। फिर अगर ए कोई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n और हमने उसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दी ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर तो सेम रहना चाहिए वरना ऐड ही नहीं हो सकता। तो a प्लस जीरो इक्वल टू ए, और इसका ऑर्डर भी m by n है, एंड दिस विल बी इक्वल टू सेम एज जीरो मैट्रिक्स हमने पहले लिख दी और फिर a लिख दिया। तो a प्लस जीरो हो या जीरो प्लस a हो, आंसर a ही आएगा। यहाँ पर भी a b c के सेम ऑर्डर, a b c आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तभी हम ये चुप करें। लेट a b c बी द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, उसके बिना तो एडिशन ही नहीं हो सकता। सेम ऑर्डर, ठीक है। देन इसमें एक और आती है a प्लस माइनस ए। तो माइनस ए का मतलब क्या होता है कि अगर a हमारे पास ए आई जे है ऑफ ऑर्डर m by n, तो फिर माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए आई जे ऑर्डर m into n। तो हर एक एलिमेंट का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है, दैट इज माइनस। जैसे a इक्वल टू 2 माइनस 1 3 माइनस 3 4 है, तो माइनस ए जो होगा, माइनस ए विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, -2 +1 3 -4। तो ये माइनस ए होगा, ठीक है। तो a और माइनस ए को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स आता है। a और माइनस ए को ऐड करके क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स, जीरो हमेशा। और अगर हम माइनस ए पहले लिखते हैं फिर ए लिखते हैं तो भी आंसर जीरो ही है, ठीक है। तो माइनस ए इज कॉल्ड additive inverse of माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स हम इसमें वर्ड दोबारा भी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिल्कुल अलग होता है, इसलिए जब पेपर में इनवर्स की बात की जाए तो ध्यान से देखना है कि कौन से इनवर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है। तो एडिटिव इनवर्स तो सिंपल है, माइनस ए करके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से डिफाइन होगा, वो अलग चीज है, ठीक है।
इसी तरह से ये जो जीरो है, ए और माइनस ए को ऐड करके ये जो जीरो आ रहा है, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। So zero matrix is called additive identity for matrix addition. जीरो से मतलब क्या है यहाँ पर? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा? जो ए का ऑर्डर। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। तो कहीं एडिटिव आइडेंटिटी वर्ड आ जाता है तो तुम्हें पता होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किससे कहते हैं पता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है मैम? यूनिट मैट्रिक्स। जो यूनिट मैट्रिक्स होती है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। जब हम किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आएगी। जैसे हम किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं, a प्लस जीरो इक्वल टू ए, इक्वल टू जीरो प्लस, ये होता है ना। किसी भी मैट्रिक्स में जब जीरो मैट्रिक्स ऐड करो तो a, इसीलिए जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इसको यहाँ नीचे इसलिए एडिटिव इनवर्स की बात बाद में आती है, एडिटिव आइडेंटिटी की पहले आती है। ये जो है तो नीचे ही। तो जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी किसके लिए होती है? फॉर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर जो कि जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मतलब जीरो, अगर मैं यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स ले लूं m/n, इतनी डिटेल है नहीं तुम्हारे कोर्स में, जीरो m/n इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m1। तो जैसे ही मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज हो जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी जो जीरो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर वही आ जाएगा, सेम। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स बाय सम रियल नंबर। स्केलर से यहाँ पर मतलब क्या है? रियल नंबर से। ठीक है, तो वो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास मान लो, मैम मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ऑर्डर यूज करेंगे? नहीं वो बात नहीं, वो मैं बात अलग से डिस्कस करूंगी, वो टोटली अलग चीज। ठीक है, तो हम इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो k इज अ स्केलर, मतलब कोई रियल नंबर है, एंड a कोई मैट्रिक्स है, a इक्वल टू aij मैट्रिक्स है m/n की। तो ka का मतलब क्या होता है कि a मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी इक्वल टू k टाइम्स ai m/n। तो इसमें भी जो मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर की हमें मिलती है। जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही के का ऑर्डर। तो इसको हम सिंपली कैसे करते हैं? जैसे इसका एग्जांपल मैं लिखूं, सपोज ए हमारे पास है 2 -1 3 4 6 -2, और मान लो मुझे लिखना है -3a। तो -3a कैसे लिखेंगे? हर एक एलिमेंट को हम -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका ऑर्डर क्या है? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? मैम 3 into 2। 3/2। तो इसका भी ऑर्डर 3/2 है। जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा।
इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन गया। 3 -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? -9। यहाँ क्या आ जाएगा? -12 -12। यहाँ क्या आ जाएगा? -18 और ये हो गया 6। ठीक है। इसी तरह से मान लो मैं कहूँ व्हाट इज हाफ ए। अब हाफ ए क्या आएगा? हाफ से मल्टीप्लाई करो। मैम 1 1। नेक्स्ट माइनस हाफ -1/2, फिर 3/2 2 ये 3 -1। ठीक है, समझ में आ गया स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो Yes, ma'am. मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट बाय द स्केल। तो अगर ए मैट्रिक्स का आईजेथ एलिमेंट ए आई जे है तो के मैट्रिक्स का आईजेथ एलिमेंट क्या है? के आई जे। जैसे इसका A 22 4 था तो इसका A22 क्या हुआ? -12 हो गया। -3 टाइम्स हो गया ना। इसका A32 -2 था तो ये -3 टाइम्स होके क्या बन गया? 6 बन गया। तो वो के टाइम्स ए आई जे बन जाए, जितना है उसका के टाइम्स। तो हर एक एलिमेंट इस तरह से के टाइम्स होता है। ठीक है। मैम अगर 2 रियल नंबर हो तब? तो रियल नंबर कैसे होगा? जैसे के अलावा के एन लो। एग्जाम्पल बताओ क्या पूछ रहे जैसे आपने बताया कि कोई भी रियल नंबर के है, हो? तो अगर वो के एम हो या के एन हो, मतलब के ए हो तो ऐसे के ये यस मैम। यही तो बताया के टाइम्स मैट्रिक्स ए। मैम ऐसे ले लीजिए के एल के और एम के एल के एन ऐसे एल 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 एल। यस मैम। हाँ इन ब्रैकेट ये वाला ए। ये यस मैम तब तो के एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे तेरे पास मान लो 3 × 2 टाइम्स ए हो तो इसका मतलब 6 ए हो गया। ओके मैम। ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के टाइम्स एल ए, या इसको हम लिख सकते हैं एल टाइम्स के। ये तो नंबर ही है। यस मैम। ठीक है। तो या इसको मल्टीप्लाई करके सीधा पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, या पहले एक से करें फिर दूसरे से करें। इसी तरह से मान लो तो आपके पास के प्लस एल टाइम्स ए, तो या तो दोनों को ऐड करो फिर ए से मल्टीप्लाई करो, या के ए प्लस एल ए भी कर सकते हैं, जैसे हमारे को जरूरत हो वैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो 3 + 2 टाइम्स ए, तो उसको 3a + 2a भी लिख सकते हो अगर तुम्हें जरूरत है, और अगर नहीं है तो सीधा 5a भी लिख सकते यस हो। मैम। ठीक है ना, विच इज सेम एज 3a + 2। तो तुम्हारी मर्जी, जैसे क्वेश्चन की डिमांड हो। ठीक है, समझ आ गया। यस मैम। इसी तरह से अगर मान लो तुम्हारे पास हो के टाइम्स a + b, तो दिस इक्वल टू के ए प्लस के बी। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, के टाइम्स a प्लस। ठीक है। सारे एलिमेंट स्केलर होंगे। हाँ, के प्लस के बी। के को ए से मल्टीप्लाई करो प्लस के टाइम्स के प्लस एल टाइम्स ए होगा, तो के ए प्लस एल ए। ये भी प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये समझ आ गया तुम्हें। यस मैम। अब नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले समझ लो, फिर मैं डिफाइन करती हूँ। अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m by n और बी एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर p by q, तो ये कंपैटिबल होंगी मल्टीप्लिकेशन के। दिस प्रोडक्ट a and b are compatible for the product डिस्टेंस बीच में ले आती है, ज्यादा अच्छा दिखेगा तुम्हें। a m by n comma b p by q are compatible for the product a b if n equal to p। अगर ये n और p इक्वल होंगे तभी हम ए बी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। मतलब two matrices are compatible for the product if number of columns of the first matrix A, n क्या है number of columns, if number of columns of the first matrix equal to number of rows of the second matrix। ठीक है, तो two matrices A कॉमा B, इसको मैं वर्ड्स पे ऐसे याद रखोगे, A कॉमा B are compatible for the product ए बी में ए पहले लिखा बी बाद में लिखा ना। इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए इक्वल टू number of rows of B, the second matrix B। तो ऐसे इसको याद करें, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मतलब जिसको हम पहले लिखते शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। समझ में आ गया? यस मैम। तो अगर अगर हमारे पास ऑर्डर m by n है और b जो है इसका ऑर्डर कुछ n by q होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये मल्टीप्लाई हो सकता। यस मैम। अदरवाइज नहीं हो सकता। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट अ मैट्रिक्स C। तो ये जो C मैट्रिक्स होगी इसका ऑर्डर होगा m by q। ये जो बीच वाला n है ये हट जाएगा और तुम्हारे पास आंसर में ये m आएगा और ये q आएगा। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो B जो है वो P by Q है और A जो है वो M by N है। ठीक है, तो ये BA प्रोडक्ट जो है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कब पॉसिबल है? ए बी आर कंपैटिबल बी ए, ठीक है, B is P by Q, A is M by। तो ए बी आर कंपैटिबल for the product BA if क्या कंडीशन लगेगी मैम? Q इज इक्वल टू Q जब n Q जो कॉलम है Q वो से A के उस रोज के इक्वल होगी n। Q इक्वल टू M। ठीक है, Q इक्वल टू M। तो अगर Q M के इक्वल आ जाएगा तो B P by Q है, A जो है ये Q by N हो गया। तो जो यहाँ पर नई मैट्रिक्स आएगी, मान लो मैं उसको सब मैट्रिक्स P कहती हूँ, तो ये BA जो P मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या आएगा?
मैम पी पी का ऑर्डर क्या होगा? पी एन हम्म, पी मल्टीप्लाई बाय एन। पी बार, ठीक है। अगर पी पी दो जगह पी आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो डी लिखो। तो बी इज सम मैट्रिक्स डी ऑफ ऑर्डर पी बार। समझ में आ गया? मतलब ये यस बीच वाला मैम। हट जाता है और ये आ जाता है। तो सबसे पहले इसमें ऑर्डर समझने की, अगर ए एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/4 और बी एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 4/2, तो सी विल बी फोर 4/4। सी का ऑर्डर 4/4। सी का ऑर्डर क्या होगा? मैम सी का ऑर्डर 4/4। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? सी का ऑर्डर क्या है? प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता ओ मैम प्रोडक्ट का ऑर्डर 3/2। है? प्रोडक्ट ही थ्री तो लिख रहे बाई हैं, 3/2 ये वाला, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ए इज 3/m, बी इज 2/, इक्वल टू मैट्रिक्स सी ऑफ ऑर्डर 3/4। ऑफ ऑर्डर 3/q। तो अब तुमसे पूछा जाए व्हाट इज m इक्वल टू, व्हाट इज b इक्वल टू, व्हाट P इज is c equal to इक्वल, 3 and Q is equal to 4। p इक्वल टू 3, q इक्वल टू 4 और m इक्वल टू M is equal to N। M is equal to मैम 2। ठीक है ना। इसके कॉलम्स और इसके रोज पहले तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, वरना मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होगी। यस मैम। तो जब ये इक्वल हो गए तो फिर उसके बाद ऑर्डर क्या बनेगा? 3/4, ठीक है। तो पेपर में अब क्योंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन आता है, तो वहां पर ऐसा आ सकता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, फाइंड p प्लस दिस ऐसे करके भी आ सकता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर समझ में आ गया? यस मैम। क्वेश्चन आ सकता है ना, फाइंड p माइनस q। तो अब p की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, q की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। p की वैल्यू क्या आएगी? p किसके इक्वल है? p किसके इक्वल है? एक सेकेंड मैम। p यस मैम। किसके इक्वल है? मैम P is equal to 5। 5 और q किसके इक्वल है? Q is equal to 3। p माइनस q हो गया 2, ठीक है। समझ आ गई बात? यस मैम। तो जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है, सबसे पहला काम होता है उसका ऑर्डर ऑब्जर्व कर। बिना ऑर्डर ऑब्जर्व करे कभी भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं। अब करते कैसे हैं मल्टीप्लिकेशन, पहले मैं तुम्हें एग्जाम्पल, 3 - 1 4, 2 5 -
ठीक है, अब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर। अब इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? मैम 2/3। नेक्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? मैम 3/4। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैम इसका मैट्रिक्स का। ऑर्डर 2/4 होगा। इसका प्रोडक्ट का ऑर्डर 2/4 होगा। ठीक है, अब ये जो 2/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है इसको हमने कैसे निकाला? सबसे पहले इसकी फर्स्ट रो को देखो, इसमें एलिमेंट्स क्या है? 3 - 1 4। जो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं इसको ये जो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ये हमारी मैट्रिक्स मान लो ए है, ये बी है, तो ये कोई मैट्रिक्स सी आ, तो सी के एलिमेंट्स क्या होंगे? C11 C12। तो जो इसका C11 एलिमेंट आएगा वो कैसे ऑब्टेन होगा? फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 2। फर्स्ट रो में 3 है, इधर 2 है। -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5। और फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? समझ में आया? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बैठे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 5 + 9, तो ये आ गया 13। तो ये C11 एलिमेंट हो गया 13। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास C12 कैसे आएगा? फर्स्ट रो के एलिमेंट को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? सेकंड कॉलम के, सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से। हाँ, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। मैम जैसे वो सी का आईजे जो है, तो जैसे सी का आईजे जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे उसका एलिमेंट है CIJ। हाँ, वो तो जो आईजे होगा, तो आईजे होगा वो हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के का रो होगा, और जो जे होगा वो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम होगा। हाँ, तो कोई भी CI के एलिमेंट है उसमें ith रो को मल्टीप्लाई करते हैं बाय kth कॉलम। ठीक है, तो इस पर हम बाद में आएंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन सीखो। तो C12 क्या होगा? मैम C12 होगा 3 - 9। -9। फिर -1 1 +1, फिर 4 2 8 8 +8 9 - 9 0 हो गया। 9। नेक्स्ट निकालो। मैम हम फर्स्ट C13 निकालो। 3 1 3 3 0 + 2 और 4 +4 = 6। नेक्स्ट। मैम हम 3 6 18 18 + 3 1 3 +3 18 सॉरी मैम 1 -1 4 9 4 -36। अब कितना हुआ? 17। कितना आ गया? कितना आया C14? मैम -19 माइनस 17 - 36 = -19। -9। ठीक है, तो अब फर्स्ट रो ने अपना काम पूरा कर दिया। फर्स्ट रो ने पहले फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड कॉलम से किया, फिर थर्ड कॉलम से किया, फिर फोर्थ कॉलम से।
तो फर्स्ट रो का काम खत्म। तो ऐसे ही हमें जब भी मल्टीप्लाई करना है, एक एक रो को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना। फर्स्ट रो ने काम पूरा कर दिया, अब सेकेंड रो को उठाएंगे और इसी तरह से सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, P21। C21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यही मतलब होता है ना C21 का। तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। मैम 4 + 25 4 + 25 -18 -8। क्या हुआ आंसर? 11। अब C22 निकालो, निकालो अपने आप। -6 क्या आएगा? 1 6 2 minus -19 -19 -6 -5 -11 और -12 -19 तो नहीं आ रहा, सारे नेगेटिव है ना। -6 -5 और -12। सॉरी मैम, मेरी गलती है। नेक्स्ट क्या आएगा? -23 आ गया। यस मैम। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम करो। सारिका अभी हमारा ना टाइम हो गया है, ठीक है। यस मैम, इसका नेक्स्ट क्लास आंसर का टाइम हो गया एट गुरुज पर। हाँ -16। अच्छा, हाँ -10 -6 राइट, -16, ठीक है। और इसी तरह से लास्ट एंट्री क्या आएगी? मैम 71। तो अब ऐसे करना, आज बैठ करके ये एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, ठीक है। यस मैम। एक्सरसाइज 3.2 जितने क्वेश्चन कर पाओ सारे ही कर पाओगे, तो जितने भी क्वेश्चन कर पाओ कर लेना, ठीक है। शॉर्ट एग्जांपल्स कर लेना, फिर जो कुछ नहीं समझ में आएगा वो मैं नेक्स्ट टाइम करवा दूंगी। 22 तक क्वेश्चंस है, सारे ही ट्राई करने हैं, राइट। 21 22 ये सब ट्राई कर लेना, जो कुछ नहीं आएगा वो फिर मैं नेक्स्ट टाइम समझा दूंगी। इसमें सिर्फ ये है कि अगर जैसे a² कहीं पे लिखा हुआ है तो a² निकालने का क्या मेथड है, a × a, a को a से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। चलो एग्जिट हो जाओ, वो नेक्स्ट क्लास का टाइम, ठीक है बेटा।